हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने पहली ही बार में अपने जीआरएफ की परीक्षा पास की और नंबर थोड़े बहुत नहीं है, 238 नंबर। इन्होंने अपनी जीआरएफ की परीक्षा को पास करने के लिए सभी एक एक दो दो साल पढ़ाई करते हैं और रोहित ने बहुत ही कम समय में अपने जीआरएफ को प्राप्त किया है। तो चलिए मिलते हैं रोहित से, जानेंगे क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की कि सिर्फ 2 महीने इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और जीआरएफ, और ना सिर्फ जीआरएफ, बहुत अच्छे नंबर से जीआरएफ इन्होंने प्राप्त किया है। तो चलिए मिलते हैं रोहित, कैसे हो आप? और आपको जीआरएफ की बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने इतने कम समय में जीआरएफ को क्रैक किया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, और आपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना जीआरएफ क्वालिफाई किया। तो बताइए कहाँ से हो, कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की? चलिए तो मैम थैंक यू। मैम मैं एमपी से शिवपुरी जिले का रहने वाला हूँ और ये मेरा पहला ही प्रयास था। इससे पहले मैंने सेट का एग्ज़ाम दिया दिया था, एमपीपीएससी जो करवाती है। चूँकि उस टाइम केवल एग्ज़ाम देने गया था मैं, उसके लिए मैंने तैयारी नहीं की थी। लेकिन एक आइडिया उससे मुझे लग गया था कि फर्स्ट पेपर में ये 10 यूनिट आती हैं और सेकंड पेपर के लिए जो मेरा मेन पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे पीसीएस की मैंने तैयारी की है, तो कुछ पोर्शन मेरा पॉलिटी का पहले से तैयार था। शेष जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें रहती हैं, वो मुझे पता चला था वहाँ से कि ऐसे-ऐसे ये टॉपिक मुझे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम रहा दूसरा, तो मैं उस टाइम तो मैंने उसके लिए तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाई थी। जब मेरा वो एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो मेरे पास लगभग 2 महीने का टाइम था कि मैं प्रॉपर नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने इसके लिए स्टार्ट किया। अब सेकंड पेपर के लिए तो ये था कि मेरा लगभग-लगभग 30-35% पोर्शन मेरा पहले से तैयार था, क्योंकि मैं पहले उसके लिए पढ़ चुका था। लेकिन फर्स्ट पेपर में तो मुझे इतना कोई आइडिया था नहीं, मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन के अलावा। तो वो तो मैथ रीजनिंग वाला मेरा पोर्शन ठीक था। मैंने आपका जो चैनल है, पहले मैं इसको फॉलो पता नहीं यूट्यूब पे आता है, लेकिन इतना क्योंकि क्या मैं हाँ, उसकी ये तैयारी वो करने ये जब हम तैयारी नहीं वाला, करते किसी एग्जाम की तो हम क्यों फॉलो करेंगे, बहुत सारे चैनल आते हैं। मैंने ऐसे ही सर्च किया तो आपका चैनल उस पे आया, तो मैंने ऐसे देखा तो उसमें पहले आपकी वीडियो डली हुई थी काफ़ी सारी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने कम समय में मैं कहाँ तक इतनी वीडियो को देखूँगा। तो उस टाइम मैंने आपको मैं चैनल पे फॉलो नहीं किया, ना उसको मैं देखता था। मैं दृष्टि की बुक ले आया था फर्स्ट पेपर की, तो उससे मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और मैंने 1-2 टॉपिक उससे पढ़े। उसके बाद फिर आपने एक नया वो लेके आया, आपने लगभग-लगभग हर एक गाइडलाइंस। टॉपिक को, हाँ, 2 से ढाई घंटे में आप उसको एक पूरे टॉपिक को करवाते थे। तो मैंने वो वाला फिर आपका पहला देखा और दृष्टि से उसको कंपैरिज़न किया, तो उसमें ज़्यादातर मुझे सब चीज़ें ऐसा लगा कि लगभग-लगभग उसका निचोड़ उसमें दिया हुआ है और मतलब चीज़ें जो समझ इतनी आ रही मोटी बुक थी, वो आपको 2 ढाई घंटे में पूरी की पूरी यूनिट वाइज सारी चीजें मिल गई। हैं। और बुक से देखने में ये था कि बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो वो जो है वो ही है। कोई एक्सप्लेन नहीं लेकिन आप करेगा। तो इसमें क्या थोड़ा-सा क्लियरिटी थी, या कमेंट करके कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसको पूछ सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने फिर दृष्टि मेरी जो बुक में लाया था उसको मैंने पढ़ा ही नहीं। तो केवल थोड़ा-सा एमसीक्यू वगैरह जो उसमें टॉपिक के बारे दिए रहते हैं उनको थोड़ा-सा देखा था। लेकिन ऑलमोस्ट फिर सारी चीज़ें मैंने आपकी जो वीडियो है उन्हीं को देखा था। और मैथ रीजनिंग मेरा पहले से था, तो कहीं न कहीं स्कोर अच्छा हो गया उसमें। तो टोटल फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन सही है? वैसे तो आपने मैसेज किया था, लेकिन फिर भी मैं जानना जी, चाहूंगी कितने क्वेश्चन सही है। 39 क्वेश्चन सही है मैम। तो अगर मैथ स्ट्रोंग है या मैथ की थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी से कर लेते हो और जो ये क्लासेस देख लेते हो तो आ जाएगा सबका। बिल्कुल आ सकता है। और जो मैं कहती हूँ पीवाईक्यू वगैरह, वो भी अटेम्प्ट किए थे पेपर 1 के लिए? हाँ मैम, करने उससे ही थोड़ा-सा एक आइडिया लग जाता है। जो पीवाईक्यू देखने से मैं पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक बहुत लेंथी होता है, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए अगर पढ़ने बैठेंगे तो पूरा एक-एक बुक आती है उसके लिए और इतने कम समय में नहीं कर सकते। तो ये देखना है कि कौन से टॉपिक से वो ज़्यादा पूछते हैं। जो भी सम्मेलन है, मतलब जो भी वो डेट वाइज़ रिपीटेड है, जो कुछ चीज़, चीजें जो है वो पर्टिकुलर हर बार रिपीट 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 ही करता है। कुछ टॉपिक उसमें पर्यावरण में ऐसे रहते हैं जो पढ़ने नहीं होते हैं, वो पूछते ही नहीं है। तो अगर उनको अपन पढ़ रहे हैं तो अपना समय व्यर्थ जाएगा। तो कहीं न कहीं पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पेपर में भी लगभग-लगभग पीवाईक्यू से ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला है।
तो जैसे कि आपने बताया पेपर 1 आपका यहाँ से हुआ, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग था, डीआई आपने तो बहुत अच्छे से किया। मैं हमेशा कहती हूँ मैथ कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना फ्री वाले, तो मैथ दिला के जाता है, क्योंकि थ्योरी चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूँ, कितनी बहुत सारी चीज़ें हो जाए, तो नहीं हो सकती कवर। लेकिन फिर भी हाँ, आपका 39 क्वेश्चन सही होने फर्स्ट पेपर में, आप सोच भी नहीं सकते, जो बच्चा 1 साल में मेहनत करता है ना, तो उसके भी 39 नहीं आते। इसमें तो मैम एक तो जो आपने वो भी रीजनिंग में जो एक दो क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा अलग पैटर्न वाले रहते हैं, हाँ उनके लिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा था। शेष जो रहता है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये और जो मतलब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सिर्फ क्लासेस से हो जाएगा, सिर्फ बुक से हो जाएगा, तो मेन काम तैयारी ये 39 क्वेश्चन आए हैं, ये मेन किस किस रीजन से आए हैं? ये मैम इसका कारण कहीं न कहीं ये है कि आप किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते। लगभग जब आपकी सभी यूनिट पे कमांड रहेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर 1-2 यूनिट आपकी वीक हैं, तो वो कहीं न कहीं उनके क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको 10 की 10 यूनिट पे अपनी कमांड बनाना है, तभी जाके आप 40 के स्कोर तक पहुँच सकते हैं। अगर बहुत से बच्चे कहते हैं हम यूनिट छोड़ देंगे, ये कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। जी, नहीं। क्योंकि मैम हर एक यूनिट से लगभग-लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक यूनिट को अपन छोड़ते हैं तो 5 क्वेश्चन तो वही चले जाते हैं। और किसी भी यूनिट से सभी क्वेश्चन बनना, अगर मैथ रीजनिंग को अगर हटा दिया जाए, तो उसके अलावा हर एक यूनिट से सभी क्वेश्चन नहीं बन पाते। एक आध क्वेश्चन कहीं न कहीं मिस हो जाता है, तो फिर वो कमी स्कोर रहता है। तो जैसे आपने ये 2.5 घंटे की यूनिट वाइज आपने क्लासेस देखी, तो इससे आपको जी, लगा कि हाँ मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया? जी मैम, बिल्कुल। इससे लगभग मैंने उनको 2-2 बार देखा था। फर्स्ट टाइम एक बार देखा मैंने, उसके बाद जो चीज़ें कहीं न कहीं मेरे टच में थी तो उनको मैंने रहने दिया। जो नई चीज़ मुझे मिली उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक बना के फ़ोल्डर बना लिया था, ताकि फिर उन्हीं को मैं दोबारा उन चीज़ों को देख सकूँ। हाँ, और वो एक दोबारा फिर नोट्स फॉर्मेट आपका तैयार हो गया, जिसमें लिखना भी नहीं पड़ा और नोट्स तैयार हो गए। और फिर दोबारा जब एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं गया तो फिर उनको मैंने सबको देखा तो उससे हो गया। तो सेकंड पेपर में आपके 80 क्वेश्चन सही है। सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन सही है मेरे, तो जो टोटल 119। ये 80 क्वेश्चन सही है, पूरा सिलेबस किया था आपने सेकंड पेपर का? सेकंड पेपर के लिए मैम कॉन्सेप्चुअल थोड़ा मैंने कम पढ़ा हुआ है। जो फैक्चुअल है मैंने उसी पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया था क्योंकि समय मेरे पास था नहीं। और एक्चुअली में मैंने जेआरएफ के लिए दिया ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतना कम टाइम था। मैं ये चाह रहा था कि मेरा इस बार नेट हो जाए, ताकि मैं हाँ, असिस्टेंट वो भी प्रोफ़ेसर बहुत बड़ी बात हो जाती है, 2 महीने में नेट भी होना, वो भी बहुत बड़ी जी, बात हो जाती है। और उसका यहाँ भी तो उसका सीधा भी जेआरएफ। था। मैम जैसे मेरा फ्रेंड था तो उसने तैयारी मुझसे पहले स्टार्ट कर दी। तो चूँकि क्या है वो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था। मेरी उससे बात होती रहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कर रहा है, मैं इसके साथ 2 महीने कर सकता हूँ। तो इसका अगर जेआरएफ होगा, मेरा नेट भी हो जाएगा तो ठीक है। तो मतलब उसके लालच में कहीं न कहीं मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ और उससे गाइडेंस भी मिला क्योंकि वो पहले से तैयारी कर हाँ, रहा था। ऑप्शनल के लिए जो ऑप्शनल में जो और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, तो वहाँ से थोड़ा-सा एक हेल्प भी मिली। तो मेन बात ये होता है अगर आपने अच्छे से पीजी या आप अच्छे से कहते हैं ना पढ़ाई के फील्ड से जुड़े हुए हो, तो ज़रूरी नहीं आप 1 या 6 महीने दो, तो आप अगर 2-3 महीने बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ बिल्कुल पढ़ाई करें तो आराम से हो जाता है। मैं भी मानती हूँ कि 2-3 महीने में सिलेबस आराम से आप कर सकते हो, बिना बहानों अगर के। पहले चीज़ें तैयार हैं ये में, अगर हाँ, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर समय लगेगा। जैसे अभी दिसंबर का है तो बच्चों को अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी तभी वो कर सकते हैं। अगर वो सोचे तब 2 महीने में करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिलेबस तो ब्रॉड रहता है। हाँ, ये तो है। अगर वही बात है अगर हम किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्प मिलती है। बहुत से बच्चे कहते हैं मुझसे एग्जाम की तैयारी करें या ना करें। तो मैथ, रीजनिंग, आरसी, ये आईसीटी बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं, वही है। वही रिपीटेड चीज़ें हैं। तो आपने बता दिया पेपर 1 में इतना अच्छा स्कोर, बच्चे सुन के ही ये कहेंगे कि 39 क्वेश्चन आने बहुत बहुत बड़ी बात है। सेकंड पेपर तो देखा जाए सब कर ही लेते हैं, लेकिन सेकंड पेपर में भी आपके 80 क्वेश्चन सही होना, कोई बच्चा 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत करता है तब जाके 80 क्वेश्चन सही होते हैं। तो उसका ये सबसे बड़ा मुझे यही लगा है कि जो पीवाईक्यू था, लगभग 2000 में यूथ कंपटीशन की बुक लाया था। उसमें लगभग 2006 से क्वेश्चन दिए हुए थे पीवाईक्यू वाले। तो मैंने लगभग 15 सेट लगाए थे स्टार्टिंग वाले। और फिर मुझे लगा कि मैं सभी सेट नहीं लगा पा रहा हूँ, उतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैंने बीच वाले जो थे उनको स्किप करके लास्ट वाले जो 10 सेट और थे उनको लगाया नहीं। लगभग 25 सेट मैंने लगाए थे
उसका मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला कि भले ही कोई क्वेश्चन एज़ इट इज़ ना आया हो, लेकिन उसका जो की आंसर तो पॉइंट वही था, रहता है। वो की पॉइंट एक अगर मैंने कहीं से पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन उससे निकल गया। तो ये थोड़ा-सा उससे फ़ायदा रहा। मैं इसी वजह से मैं कहती हूँ बिना पीवाईक्यू के पेपर पास नहीं हो सकता, और पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए तो ये पेपर हो जाएगा। चाहे एक जी, बार को जी, थोड़ा सा मैम। सिलेबस हल्के में भी लेके चल रही हो ना, पीवाईक्यू सीरियस लेके चलिए, तो जो सिलेबस आपके पॉइंट रह गए, टॉपिक रह गए, वो यहाँ से कवर हो जाते हैं, पीवाईक्यू से हो जाते हैं ना जी, आराम मैम। से। तो पेपर वन पेपर टू में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और जो बहुत से बच्चों के मन में ये आता है कि नहीं 2 महीने में कैसे होगा, 4 महीने में कैसे होगा, तो कभी भी कंपैरिजन अपने आप को करना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अलग परिस्थिति रहती है, उसने उससे पहले कितनी नॉलेज को गेन किया हुआ है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो तुलना नहीं हो पाती। बिल्कुल नहीं हो सकती। और मैं ये और जानना चाहूंगी आपके दोस्त का क्या रहा। मैम उसका नहीं हुआ। उसका कहीं न कहीं वही चीज़ है, कहीं न कहीं एक लक फैक्टर रहता है। लक हाँ ये फैक्टर भी ऐसे है। है कि जी उसका मेन टारगेट था कि नेट निकालने के बाद उसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर देना है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम रहता है, उसमें लेवल अच्छा रहता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है वो अच्छी आती हैं। तो उसने उस हिसाब से तैयारी की थी। फैक्चुअल थोड़ा-सा उसने फ़ोकस कम किया। मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने फैक्चुअल पे ज़्यादा फ़ोकस किया था और एग्ज़ाम का जो लेवल रहा, वो फैक्चुअल ज़्यादा रहा। तो कहीं न कहीं एक लक फैक्टर भी मान सकते हैं। नहीं ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ वही है कि अगर डिटेल में तैयारी करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑटोमेटिक हो जाती है, ये भी है अगर आप नेट के सिलेबस को बहुत अच्छे से कर रहे हो। नेट भी मैम उसका एक क्वेश्चन से नेट रुका हुआ है। अरे तो ये बड़ा, चलो कोई बात नहीं, उसका इस बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो हर महीने हर 6 महीने में आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन जी, रोहित आपकी इतनी सारी स्ट्रेटजी जानकर बड़ा अच्छा लगा। और कुछ पॉइंट आप ऐड डाउन करना चाहोगे जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार मुझसे कमेंट करके पूछते हैं मैम जो आप पढ़ा रहे हो उससे क्वेश्चन आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ मैं वो सिलेबस ही पढ़ा रही हूँ, चाहे वो आपका क्रैश जी, जी, कोर्स हो, डिटेल हो, मैं दिखा दिखा के पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो जी, मैं जी, बिल्कुल ये नहीं कहती कि मैं तो कहती हूँ कि एनटी के पीवाईक्यू लेके आती हूँ। सेम जी, आपकी जी। क्लासेस सिलेबस से होती है, इसके अलावा मैं कुछ पढ़ाती ही नहीं हूँ। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्क्रीन पे पूरा सिलेबस जो आप बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका रहता है क्योंकि एक आइडिया उससे लग जाता है कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या-क्या है। अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो एक माइंड में व्यू नहीं बन पाता कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, क्या अपने लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले वो आगे रखना वो थोड़ा-सा ठीक रहता है, उससे भी बेनिफिट होता है। रोहित एक बात और ये बताओ कि जैसे आपने फ्री में ये क्लासेस की, तो बहुत से कहते हैं मैम फ्री में पढ़ा रहे हो आप, तो ऐसे ही पढ़ा रहे होगे ये वो, क्या ऐसा भी कुछ है? जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगा। हो नहीं सकता है मुझे, किसी के अपना अपना व्यू है तो मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। हाँ मुझे नहीं ऐसा एक, नहीं लगा। नहीं बहुत से कहते हैं कि नहीं मैम पेड कोर्सेज से होता है, क्या कुछ ऐसा जरूरी है पेड कोर्सेज? तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि आपके अंदर स्किल को जांचने के लिए, आपके नॉलेज को जांचने के लिए है। तो ये कोई पेड कोर्सेज आपके अंदर भर ही नहीं सकती ये चीजें। तो अगर अच्छे से चीजें कर रहे हो, अच्छे से डिटेल में सिलेबस, थोड़ी फैक्ट पे काम कर रहे हो, रिपीटेड चीजें जो आ रही है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, और ये सब खुद से ही एनालिसिस ज्यादा करना चाहिए, या बिल्कुल टीचर से ये जी, करवाना चाहिए? तो टीचर्स का सहयोग तो रहता है, बिना टीचर्स के सहयोग के तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो टीचर से ज़्यादा मेहनत खुद को करनी पड़ती है। नहीं इस पेपर में बहुत से मतलब आजकल स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब लगभग मैं ये मानती हूँ 60% यूजीसी नेट में ऐसे स्टूडेंट मैं देखती हूँ, डेली व्हाट्सएप पे मैसेज, कुछ गाइडेंस सेशन में भी है, कुछ यूट्यूब पे भी, कि जो बेसिक सी चीजें हैं जो मैं बता चुकी हूँ, जो मतलब वो ढूंढना नहीं चाहते सब कुछ एक बिल्कुल ये, तो आपने कुछ ढूंढा खुद से तो मेहनत बहुत सारी की होगी। बिल्कुल। लगभग मेरा जो 15 दिन का जो टाइम पीरियड था, उसमें मेरा मेन काम यही रहा था कि मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। मेरे पास राजेश मिश्रा सर की बुक लाया था मैं सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का अगर स्टूडेंट जुड़ा हुआ है तो उसके नहीं लिए वो होते हैं फ़ायदेमंद मेरे रहेगा। पास बहुत सारे स्टूडेंट है गाइडेंस बैच में, तो उनके लिए थोड़ा सा बुक बताओ किस तरीके से सेकंड पेपर करें। यही चीज़ इसमें मैंने देखी थी कि कौन से टॉपिक हैं जो मेरे पहले से तैयार हैं, उनको मुझे उससे नहीं पढ़ना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ से नहीं पढ़ूँगा मैं, मैंने उसको हटा दिया था। ऐसे कुछ टॉपिक को मैंने उस किताब से हटा दिया है। शेष टॉपिक जो थे उनका जो फैक्चुअल पूरा डाटा था, उसको मैंने पहले से लिख लिया था। लगभग 15 दिन मैंने केवल वही लिखा था।
मतलब और नोट्स उसमें बनाए पूरा थे आपने अपने? पूरा उस किताब का जो भी फैक्चुअल डाटा था वो मैंने एक जगह लिख किया था, ताकि मुझे अब इस किताब को अगर मैं नहीं पढ़ पाता हूँ लास्ट टाइम, तो मतलब ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ मेरी उससे छूट गई है। जैसे कोई भी राइटर है, उनकी मेन बुकें हैं या उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैंने पूरा इकट्ठा लिख के एक जगह अपना अपने उसमें लैंग्वेज में जो मुझे लगा। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अपने लिए पता रहता है, उनको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो पता है तो उनके लिए अब इतने कम समय में सिनॉप्सिस बना रहे हैं, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो कहीं न कहीं वो पहले सबसे पहले मैंने वो काम किया। उसका मुझे फ़ायदा ये रहा कि लास्ट टाइम जब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में मैं पूरा वो रिवाइज़ कर पा रहा अपने नोट्स रिवाइज के, ना कि बुक रिवाइज की, सबसे ज्यादा जरूरी ये था। ठीक है ना, आप बड़ी हूँ। बड़ी मैराथन रिवाइज की थी या अपने नोट्स रिवाइज किए थे? मैंने अपने नोट रिवाइज़ किए थे, मैराथन मैंने किसी का नहीं देखा, किसी हाँ, का भी। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ये होता है कि हमें अपने जो आपने नोट्स बनाए उससे बेटर है ही नहीं कुछ भी, तो उसे ही रिवाइज करना चाहिए। अब जो बच्चे ये 6 महीने के लिए अब आगे अब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट में यही है कि अपना पहला पेपर, जैसे उसमें जो 10 यूनिट हैं, उनमें ये देखना है कि पहले आप कौन-कौन सी ऐसी यूनिट हैं जो आपकी पहले से तैयार हैं। तो मतलब आपको समझ आती हैं, कोई आपको बता रहा है तो आपको उसमें समझ आ जाता है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको डीआई समझ नहीं आता, तो उनको पहले से अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी का डीआई पहले से है, मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मैथ रीजनिंग, तो वो उसको हो सकता है उसको स्किप लास्ट करके वो टाइम अपना में 15-20 दिन करेगा, हो जाएगा वो आराम से। तो सबसे पहले तो यही है कि उसका जो पूरा सिलेबस है उसमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी वीक है। तो वीक चीज़ से पहले स्टार्ट करना है, ताकि वो लास्ट टाइम आते-आते वो कहीं न कहीं एवरेज से ऊपर निकल जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, उनका जो टॉपिक मजबूत होता है वो उसी से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट टाइम वीक बच जाता है, तो वीक पर वो वीक ही रह जाता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं डीआई आता ही नहीं, आता ही नहीं है। तो अभी करो ना, उसे स्टार्ट है। उसे नहीं करते, अभी जो से आता है उसी पे लगे रहते हैं। तो पेपर वन डीआई में तो कोई भी यूनिट छोड़ के हमें जानी ही नहीं चाहिए, चाहे वो और 2 डीआई घंटे में की वीडियो देख के करो, सिलेबस बुक कैसे भी करो। उनकी जो लैंग्वेज रहती है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा समझने लायक रहती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएँगे कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। तो प्रैक्टिस उसके लिए पहले से करना पड़ेगी। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट जो नए जुड़े होंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें बहुत बेस तो पता ही चल गया होगा, कैसे क्या करना है। और जो अपना माइंड सेट है कि नहीं 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आराम से करना चाहो 2 महीने में रोहित ने जेआरएफ निकाल दिया, 238 नंबर लेके आ गए। जो बच्चे 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नेट भी नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, 3 बार 4 बार दे चुके हैं कि मैम नहीं हो रहा पास। तो कभी वो अपने आप को एनालिसिस करते ही नहीं है, खुद को एनालाइज तो करो कहाँ गलती हो रही है। अब रोहित ने पूरे नोट्स बनाए, बुकों को देखा, ये आता था वो नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें आपने खुद से ऑब्जर्व की, वो किसी और ने आके नहीं बताई, वो ना ही वो कोई बता सकता।